नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम के लिए हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ चल रही है। आप जेआईबी से रिलेटेड यूनिट वाइज वीडियोस बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 14, जिसका नाम है लॉज रिलेटिंग टू बिल फाइनेंस। इसमें हम देखेंगे कि बिल फाइनेंस क्या होता है, कौन कौन से लॉज हैं जो बिल फाइनेंसिंग में काम करते हैं, बिल कितनी तरह के होते हैं, साथ ही लीगल पोजीशन बैंकर की क्या होती है जब वो बिल फाइनेंस करते हैं। तो ये सब कुछ देखेंगे साथियों। बिल फाइनेंस साथियों एक तरह की लैंडिंग है जो बैंक करता है। जैसे बाकी लैंडिंग सीसी या ओवरड्राफ्ट बैंक देता है बिजनेस के लिए, उसी तरह से जो बिल्स जो होते हैं उनको भी फाइनेंस बैंक करता है। बिल फाइनेंसिंग के कुछ एडवांटेज हैं, ये इजी पड़ता है बैंकर्स को। तो जैसे कि इनमें जो ट्रांजैक्शन है वो आसानी से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। एक डेफिनेट डेट होती है इसकी रीपेमेंट की, जो कि मैच्योरिटी डेट होती है, जो मेंशन होती है। और यूजांस बिल के केस में एक से ज़्यादा साइन होते हैं क्योंकि ये एक्सेप्टेड बिल होता है। तो जो मेकर होता है या जो सेलर होता है उसके भी साइन होते हैं, और जो जिसने एक्सेप्ट किया होता है बिल यानी कि जो बायर है उसके भी इस पे साइन होते हैं। तो और साथ ही ये जो है, अगर बैंक को ज़रूरत पड़ती है कभी लिक्विडिटी की, तो ये फर्दर बैंक जो है रीडिस्काउंट भी इनको कर सकता है। बिल डिस्काउंट बाय बैंक, कितने तरह के बिल जो हैं वो डिस्काउंट करता है बैंक। क्लीन बिल डिस्काउंट करता है, डॉक्यूमेंट्री बिल डिस्काउंट करता है, या बिल ड्रॉन अंडर क्रेडिट। तो ये तीनों तरह के बिल जो हैं वो बैंक डिस्काउंट करता है। और इसके केस में जो लॉज जो चलते हैं वो लॉज हैं एनआई एक्ट के, अलग अलग सेक्शन हैं जो इसमें अलग अलग डेफिनीशंस हैं जो इसमें बिल फाइनेंसिंग में काम में आती हैं। तो हम इन सेक्शंस को देखते हैं, कौन कौन से सेक्शन हैं जो बिल फाइनेंसिंग के समय यूज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं। सेक्शन 5 जो है साथियों बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन करता है। और सेक्शन 5 कहता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एज इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाई मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये सेक्शन 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन दी हुई है। अगर मैं इसको आसान भाषा में अगर समझना चाहें, बिल ऑफ एक्सचेंज साथियों एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि जो मेकर है उसका, यानी कि जो सेलर है वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। और ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर करता है अपने बायर को कि आप इसको इतना इतना अमाउंट जो है इसका पेमेंट करोगे। किसको करोगे पेमेंट? टू अ सर्टेन पर्सन। वो खुद के लिए भी पेमेंट ले सकता है या फिर उसको डायरेक्ट कर सकता है, किसी थर्ड पर्सन को पेमेंट करने के लिए भी डायरेक्ट कर सकता है। और वो थर्ड पर्सन जो है जिसके लिए वो डायरेक्ट कर रहा है वो फर्दर भी उसको इंडोर्स कर सकता है किसी और के नाम पे। तो ये है साथियों इसमें सेक्शन 5 में इसकी डेफिनेशन जो हमने देखी। सेक्शन 7 कहता है प्रोवाइड्स दैट द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉर। तो ड्रॉर जो है, यानी कि ड्रॉर इस केस में कौन होगा? जो मेकर है या जो सेलर है वही ड्रॉर होगा बिल ऑफ एक्सचेंज का। पर्सन डायरेक्टेड टू पे इज ड्रॉई एंड पर्सन इंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट इज पे। तो ये सेक्शन 7 कहता है ड्रॉर ऑफ बिल इज़ क्रेडिटर। जो क्रेडिटर है या सेलर है वो वही ड्रॉर ऑफ द बिल होता है, वही मेकर ऑफ द बिल होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है सेलर बनाता है। और ड्रॉई कौन होता है? डेप्टर या बायर, वो इसका ड्रॉई होता है। इफ़ द बिल इज असाइन टू थर्ड पार्टीज देन सच असाइनी विल बिकम क्रेडिटर एंड ड्रॉर वुड बी लाइबल टू सच असाइनी इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाई ड्रॉई। तो फर्दर अगर मान लीजिए वो बिल जो है वो असाइन कर दिया जाता है थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है या बैंक को अगर असाइन कर देता है जो क्रेडिटर है, तो ड्रॉर जो है, तो उस केस में अगर वो डिफ़ॉल्ट होता है तो ड्रॉर भी उस थर्ड पर्सन के प्रति लाइबल होगा। सेक्शन 8 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कहता है कि होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स अ पर्सन इंटाइटल्ड इन हिज नेम टू पजेस द बिल एंड रिकवर द अमाउंट प्रेजेंटेड बाई बिल। तो सेक्शन 8 कहता है जो होल्डर है बिल का वो पर्सन है जो इंटाइटल्ड होगा अपने नाम पे उस बिल को रखने के लिए, और जो अमाउंट उसमें दिया हुआ है उसको रिकवर करने के लिए इंटाइटल्ड होगा। सेक्शन 9 जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात करता है, जो एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकम्स द पोजेसर ऑफ द बिल। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होगा? जिसको बिल जो है मिल गया है, ऐसे ही नहीं मिल गया है, किसी कंसिडरेशन के बदले में उसको ये बिल मिला है, यानी कि उसने भी कुछ दिया होगा, कुछ बदले में दिया होगा, तब उसको ये बिल मिला है। कंसिडरेशन कुछ है तो उस केस में अगर वो मिला है उसके होल्डर में होता है, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा। सेक्शन 10 में साथियों पेमेंट इन ड्यू कोर्स की बात की है।
वो कहता है पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद टेनर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज टू द होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। तो ये हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं सेक्शन 10 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। तो जो पेमेंट इन ड्यू कोर्स जो है गुड फेथ और विदाउट नेग्लिजेंस अगर पेमेंट की जाती है तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स उसको माना जाता है। सेक्शन 14 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कहता है, समझाता है नेगोशिएशन के बारे में। व्हेन अ बिल इज ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन टू एनी पर्सन सो एज टू एंटाइटल हिम टू क्लेम द अमाउंट रिप्रेजेंटेड बाय बिल देन सच ट्रांसफर इज कॉल्ड नेगोशिएशन। तो अगर कोई जो है बिल किसी दूसरे के नाम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, एंडोर्स कर दिया जाता है, तो ये जो पूरी प्रोसेस जो है, यानी कि जो ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल जो हो जाता है कि दूसरे पर्सन को, वो नेगोशिएशन होता है। क्योंकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका नेगोशिएशन किया जा सकता है। सेक्शन 15 कहता है इफ़ द होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट साइंस द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर पर्पज़ ऑफ ट्रांसफरिंग इट सच साइनिंग इज़ कॉल्ड इंडोर्समेंट। तो जिस जो होल्डर है अगर वो फर्दर उसको साइन करके ट्रांसफ़र करने के लिए साइन कर देता है, यानी कि पे टू हिम या साइन टू हिम, तो उस केस में वो जो है इंडोर्समेंट कहलाता है। ये हमने चेक के केस में भी देखा था कि इंडोर्समेंट होता है, तो वही सेक्शन 15 में दिया हुआ है। सेक्शन 30 साथियों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कहता है कि ड्रॉअर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज बाउंड इन केस ऑफ डिसऑनर है बाई ड्रॉई और एक्सेप्टर टू कंपनसेट द होल्डर प्रोवाइडेड ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनर गिवन टू और रिसीव्ड बाई ड्रॉअर। तो जो ड्रॉअर है वो डिसऑनर के लिए बाउंड होगा इन केस ऑफ डिसऑनर बाई ड्रॉई और एक्सेप्टर टू कंपनसेट द होल्डर प्रोवाइड द ड्यू नोटिस डिसऑनर गिवन टू और रिसीव्ड बाई ड्रॉअर। तो अगर चेक जो है बाउंस हो जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है डिसऑनर हो जाता है चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज, उस केस में जो होल्डर के प्रति जो है लायबिल होगा कौन? ड्रॉअर भी होगा। और सेक्शन 32 कहता है एन एक्सेप्टर और ड्रॉई ऑफ बिल इज बाउंड टू पे द अमाउंट एट मैच्योरिटी अकॉर्डिंग टू अपरेंट टेनर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो जो एक्सेप्टर या ड्रॉई है, यानी कि जो परचेज़र है या बायर है, वो उस सेक्शन 32 कहता है कि वो बाउंड है, उसको पेमेंट मैच्योरिटी डेट पे करनी होगी। सेक्शन 35 कहता है इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रेरी द एंडोर्सर इज लायबल टू सब्सिक्वेंट होल्डर इन केस ऑफ डिसऑनर अनलेस हिज लायबिलिटी इज एक्सक्लूडेड। तो अगर कोई पर्सन है जो फर्दर इंडोर्स कर देता है बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी और के नाम पे, इंडोर्सी के नाम पे, किसी और पर्सन के नाम पे, वो उस केस में अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो इंडोर्सर जो है वो लायबल होगा उस पर्सन के प्रति जिसको उसने इंडोर्स किया गया है, अनलेस उसकी लायबिलिटी जो है वो एक्सक्लूड ना की गई हो। सेक्शन 78 और 79 और 80 जो हैं वो इंटरेस्ट की बात करते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट उस पर मैंशन है कि बिल ऑफ एक्सचेंज पे इंटरेस्ट, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो यूजांस होता है बेसिकली, अगर यूजांस रहता है उसकी मैच्योरिटी डेट बात की है तो उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो सकता है। तो इसमें इंटरेस्ट रेट अगर मेंशन है तो उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसका पेमेंट किया जाएगा। अगर उसमें कोई भी इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है तो साथियों 18% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। अब बिल कितनी तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल देखते हैं। इनलैंड बिल हो सकता है बिल ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड मेड पेएबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इट मे बी पेएबल इन अ फॉरेन कंट्री। तो कोई भी बिल जो इंडिया में बना हो और पेएबल हो यहाँ पे, तो वो क्या है, इनलैंड बिल उनको हम कहेंगे, और चाहे भले ही वो फॉरेन में पे हो। फॉरेन बिल कौन से होंगे? जो इनके अपोजिट होंगे। सेक्शन 12 में कहा गया है बिल्स ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, जो आउटसाइड इंडिया ड्रॉन होंगे बिल वो फॉरेन बिल कहेंगे। एंड मेड पेएबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया और रेजिडेंट इन इंडिया। अब चाहे वो पर्सन रेजिडेंट इंडिया का हो या कहीं बाहर का हो, लेकिन जो भी बिल अगर इंडिया से बाहर ड्रॉन होंगे तो उनको हम फॉरेन बिल ही कहेंगे। अब डिमांड बिल हो सकते हैं या यूजांस बिल हो सकते हैं। डिमांड बिल को हम साइट बिल भी कहते हैं साथियों, सेक्शन 19 में इसकी जिक्र आता है। डिमांड या साइट बिल वो होते हैं जो पेएबल ऑन डिमांड होते हैं, इसमें कोई टाइम पेमेंट का स्पेसिफिक नहीं होता है, वहाँ पे जब भी वो प्रेजेंट किए जाएंगे उनका पेमेंट करना होगा। यूजांस बिल क्या होते हैं साथियों? यूजांस बिल होते हैं अदरवाइज देन ऑन डिमांड। जो डिमांड बिल नहीं होते हैं वो यूजांस बिल होते हैं। तो उस यूजांस बिल के केस में क्या होता है साथियों, एक मैच्योरिटी डेट होती है फिक्स जो उस पर मेंशन होती है, उस डेट पे उनका पेमेंट होना होता है। ऐसे ही क्लीन बिल होते हैं और डॉक्यूमेंट्री बिल होते हैं। तो क्लीन बिल क्या होते हैं साथियों? क्लीन बिल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एनआई एक्ट एंड इज नॉट सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स
क्लीन बिल आर ड्रॉन नॉर्मली टू इफेक्ट डिस्चार्ज ऑफ अ डेप्ट और क्लेम। तो कोई डेप्ट या क्लेम है जो किसी डेप्टर पे, और क्रेडिटर जो है वो एक बिल ड्रॉ करता है डेप्टर पे, लेकिन उसके साथ में कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाता है, कोई जो है उसको सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं करता है, उस केस में उनको क्लीन बिल्स कहते हैं। और नॉर्मली जो है कोई डेप्ट या वो कोई लाइबिलिटी होती है उसको डिस्चार्ज करने के लिए क्लीन बिल्स यूज़ होते हैं। डॉक्यूमेंट्री बिल क्या होते हैं साथियों? जो जिनके साथ में डॉक्यूमेंट और जाते हैं, टाइटल ऑफ गुड्स जो है उसके डॉक्यूमेंट जो हैं वो जाते हैं, उनको हम डॉक्यूमेंट्री बिल कहते हैं। दीज आर ड्रॉन टू क्लेम प्राइस ऑफ गुड्स सप्लाइड। अब ये क्या है? जो जो उन्होंने सामान जो भी जो सप्लाई किया हुआ, गुड्स जो सप्लाई की होंगी, उनका जो प्राइस है वो चार्ज करने के लिए डॉक्यूमेंट्री बिल्स जो हैं वो ड्रॉन किए जाते हैं। दो तरह के हो सकते हैं, या तो डीपी हो सकते हैं या डीए बिल हो सकते हैं। तो डीपी बिल क्या होते हैं? यानी कि बिल ड्रॉन विद एन इंस्ट्रक्शन टू डिलीवर अगेंस्ट पेमेंट, या फिर डिलीवर अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। तो डिलीवर अगेंस्ट पेमेंट क्या होता है? जहाँ पे जो सेलर होता है या जो जिसने बिल ड्रॉ किया होता है, जो बिल राइट करता है, वो सेलर कहता है बैंक को कि आप ये मैं डॉक्यूमेंट आपको भेज रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट जो हैं डीपी बिल है, और डीपी के डॉक्यूमेंट्स हैं, और इनका जो डिलीवरी है आपको, जो बायर है उसको तभी देना है, या इंपोर्टर जो है उसको आपको ये डॉक्यूमेंट तभी देने हैं जब वो पेमेंट कर दे। यानी पेमेंट के अगेंस्ट इन डॉक्यूमेंट को डिलीवरी होनी है। पहले पेमेंट करो साथ में, तब आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे। डीए के केस में क्या होता है? डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे पेमेंट अभी नहीं करनी होती है। एक्सेप्टेंस केवल बायर देता है कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मैं ड्यू डेट पे पेमेंट करूँगा। बस एक्सेप्टेंस लेने के बाद में बैंकर जो है वो जो डॉक्यूमेंट हैं वो हैंड ओवर कर देता है इंपोर्टर को या जो बायर है उसको, और उसके बाद में जब ड्यू डेट आती है तब जो इंपोर्टर या जो बायर है वो तब पेमेंट करता है। तो डीए और डीपी बिल में ये फ़र्क होता है। अब बिल फाइनेंस साथियों तीन तरह से हो सकती है। बिल परचेज हो जाते हैं, बिल डिस्काउंट होते हैं, या एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन। तो इन तीनों तरह से की जाती है। बिल परचेज के केस में साथियों जो डिमांड बिल होते हैं नॉर्मली, उनके केस में बिल परचेज की जाती है। जो डिमांड बिल या साइट बिल जिन्हें हम कहते हैं, चाहे वो क्लीन हो या डॉक्यूमेंट्री हो, क्योंकि उसमें कोई डेट मेंशन नहीं है, तुरंत पेमेंट करना होता है, तो वो तो सीधे परचेज होते हैं, तो परचेज किए जाते हैं उसके केस में। बिल डिस्काउंटिंग क्या होती है? डिस्काउंट होता है उस केस में जहाँ पे एक यूजांस बिल है और पर्टिकुलर उसकी एक मैच्योरिटी डेट है, उस केस में उनको बिल को डिस्काउंट किया जाता है। डिस्काउंट के केस में साथियों एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जब कोई सेलर है जो जिसने जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है कोई सामान बेचा है और बिल ऑफ एक्सचेंज उसने राइट किया है, तो वो अपने जो बायर है उसका उससे उसको साइन कराता है, एक्सेप्ट कराता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, और उसको क्रेडिट पे सामान दे देता है। लेकिन अगर वो जो सेलर जो है अगर उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए उसका पैसा तो मैच्योरिटी पे आएगा 3 महीने बाद आएगा, लेकिन उसको पैसे की तुरंत ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपने बैंक के पास चला जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज लेके कि ये आप रख लीजिए, डिस्काउंट कर दीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। तो बैंक क्या करता है, 3 महीने बाद मान लीजिए उसका अगर पैसा आना है, तो 3 महीने का जो इंटरेस्ट है और अपने जो चार्जेस हैं बिल डिस्काउंटिंग के वो काट के बाकी पेमेंट उसको कर देता है। मान लीजिए अगर कोई 10 लाख का है, तो हो सकता है वो बैंक जो है वो 8 लाख का पेमेंट या 8.5 लाख का या 9 लाख का पेमेंट उसको कर दे, 1 लाख रुपए रोक ले। तो इस तरह से बिल डिस्काउंट करके, यानी कि पूरा पेमेंट जो है वो सेलर को नहीं किया जाता है, डिस्काउंट करके पेमेंट किया जाता है। डिस्काउंट क्या किया जाता है? इंटरेस्ट जो बैंक अपना चार्ज करेगा और बैंक के और कोई जो चार्जेस हो सकते हैं वो, तो उतना पेमेंट रोक के बैंक जो है बाकी पेमेंट उसको सेलर को कर देता है, तो सेलर को भी तुरंत पैसा मिल जाता है। तो उसको हम बिल डिस्काउंट कहते हैं साथियों। एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन, तो जो बिल्स कलेक्शन में जाने होते हैं उनके अगेंस्ट भी बैंक फाइनेंस कर देता है, तो उस केस में उसको हम एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन कहते हैं। अब ये तीनों ही केसेस में जो बिल जो हैं वो क्योंकि बैंक के नाम असाइन कर दिए जाते हैं, और बैंक जो है होल्डर हो जाता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स हो जाता है फॉर ऑल द बिल। क्योंकि बैंक को होल्डर कब बना है? बैंक कंसिडरेशन के बाद में होल्डर बना है। बैंक ने एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है सेलर को पे किया है, उसके बाद में सेलर से ये बिल लिए हैं, तो कंसिडरेशन हुआ है, उसके बाद में वो होल्डर बना है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बैंक हो जाता है, और बैंक के पास राइट होता है कि वो ड्यू डेट पे अपना जो है पेमेंट उसका जो एक्सेप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज का उससे ले। तो साथियों बिल फाइनेंस में इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें,
और आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही हमारे JIB जितनी भी तैयारी कर रहे हैं बैंकर साथी हमारे, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।